बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। टांक में गुज़श्ता शब जो हमला हुआ था उसकी मज़ीद तफसील सामने आई है और आज एक और अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। कोहाट में कस्टम एहलकारों की एक टीम के ऊपर हमला किया गया है। इसमें भी जानी नुकसान हुआ है। आज 24 जुलाई है, जुमे का दिन है और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन ये 3:45 बजे का वक्त है और तफसीलात आज सुबह की रोशनी में टांक हमले की आई हैं। और मैंने आपको जो कल तादाद बताई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि चूँकि बहुत ज़्यादा बॉडीज़ जो हैं ये मांझी खेल पुलिस चौकी की इमारत मुनहदम हो गई थी, तो इस की इमारत बैठ गई थी, ज़मीं बोस हो गई थी, तो मलबे तले बहुत सारी बॉडीज़ मौजूद हैं और शहादतों में इजाफे का ख़दशा है। और वही हुआ है। इस हमले में अब तक की जो इतलात हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, 30 के लगभग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और इनमें 9 जो हैं ये पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। चूँकि ये मांझी खेल जो चौकी है ये मुश्तरका तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा था पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये टांक डेरा इस्माइल ख़ान रोड के ऊपर है और इसके बाद जो एक सूरत हाल वहाँ पे दिन की रोशनी में देखी गई, फिर ये पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में हमला आवर आए थे और पहले ख़ुदकुश हमला आवर जो था इसने बारूद भरी गाड़ी टकराई थी, जिसके बाद इतनी बड़ी तबाही हुई। और ये भी मैंने आपको बात करनी है। आज बनू ऑपरेशन के हवाले से भी आज 8वां दिन है और इसके बाद कहाँ ऑपरेशन का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है, ऑपरेशन के हवाले से मुखालफत भी है। इल्ज़ाम भी ये लगाया जाता है कि बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं, लेकिन फिर एक जगह पे असम्बली के अंदर वज़ीर कानून कहते हैं बन्नू में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान फरमाते हैं कि बन्नू में ऑपरेशन हो रहा है और तफसीलात से आपको बहुत जल्द आगाह किया जाएगा। ये जो टांक का हमला हुआ है, चूँकि ये तकरीबन रात के गुज़श्ता शब, यानी जब आज की तारीख़ है 24 जुलाई, तो ये 23 जुलाई की शब 9:30 बजे ये वाक़या हुआ था। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें 1500 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। अब तक जो तहक़ीक़ात सामने आई हैं, एक डाटसन मज़दा गाड़ी जो पिकअप होती है, जिसको डाटसन ही कहा जाता है और ये आम सवारियों के लिए इस्तेमाल होती है। ये गाड़ी जनूबी अज़ला में मुसाफिर गाड़ी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये बारूदी मवाद जो है ये रखा गया था और इसके नतीजे में जो धमाका हुआ वो दूर दूर तक सुना गया और उसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और ये फायरिंग का तबादला तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। ये बताया गया है कि DPO टांक अब्दुल समद खान ने बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हमराह वहाँ पे पहुंचकर मुश्तरका ये जो ऑपरेशन था ये शुरू किया। इसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार भी थे इस ऑपरेशन में, इसमें CDT के एहलकार भी थे, इसमें जो क्विक रिस्पांस फोर्स के एहलकार हैं वो भी मौजूद थे। ये बताया गया है कि जब धमाका हुआ तो ख़ुदकुश हमलावर तो ज़ाहिर है कि उस धमाके में उड़ गया और बिल्डिंग बैठ गई चौकी की, लेकिन जो एहलकार मौजूद थे उन्होंने मज़ाहमत की और चौकी की इमारत के अंदर मज़ीद हमलावर दाखिल हुए। इसी वजह से ये फायरिंग का तबादला होता रहा और चूँकि रात की तारीकी थी, ये बताया गया है कि ऑपरेशन में शरीक एहलकारों और पोस्ट के अंदर मौजूद एहलकारों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया। यानी रात की तारीखी थी तो वहाँ पे जो मज़ीद कुमक पहुँची थी, ये बताया गया है DPO या टांक पुलिस की तरफ से कि वो फिर मौखर कर दिया गया। ये अब अजीब व गरीब किस्म की बात है कि अगर रात की तारीकी है और वहाँ पर हमलावरों की मौजूदगी है तो फिर ऑपरेशन को क्यों मौखर किया गया। होना तो ये चाहिए कि मज़ीद नफरी वहाँ पे जाती और इस ऑपरेशन को उस वक्त तक जारी रखा जाता जब तक ये ख़तरा ख़त्म ना हो जाता कि वहाँ पे आखिरी जो हमलावर है, जो आखिरी दहशतगर्द है, वो एलिमिनेट नहीं हो गया, वो ख़त्म नहीं हो गया। तो
یہ بتایا گیا ہے کہ اس چوکی کی عمارت کے مغربی حصے اور سامنے کی جانب واقع جو 7-8 کمرے ہیں یہ مکمل طور پر اس دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو گئے، اور جب دوبارہ دن کی روشنی آئی تو یہ جو کلیئرنس آپریشن ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس دوران بتایا گیا کہ 2 اہلکار پولیس کے، بلال اور ڈرائیور طلا محمد، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ 4 پولیس اہلکار کانسٹیبل عصمت اللہ، پیر غلام، جسیم اور داؤد یہ زخمی ہوئے، جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹانک منتقل کیا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ اور پاک آرمی کے 9 اہلکار اور 1 فارسٹ گارڈ یہ شہداء میں شامل ہیں، جبکہ 27 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، 27 باقی اہلکار زخمی ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے، تو یہ ٹوٹل تقریباً 31 تعداد بنتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو نامعلوم حملہ آور تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کی لاشیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ 3 افراد کی لاشیں جو ہیں یہ اب پولیس کی تحویل میں ہیں، اور اس منہدم عمارت کے ملبے سے باقی جو حملہ آور ہیں ان کی لاشوں کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ جب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری تھا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کارروائی میں ایک سفید GLI کرولا کار بھی استعمال کی گئی، یعنی حملہ آور گاڑی میں بھی آئے تھے، گاڑیوں میں بلکہ آئے تھے، اور یہ سفید کرولا گاڑی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا خودکش حملہ آور جس نے 1500 کلو گرام بارود جو ہے یہ بھرا ہوا تھا گاڑی کے اندر، ویسے کل جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بڑے سائز کا جو موٹر سائیکل رکشہ ہے اس کے استعمال کے حوالے سے ابتدائی طور پر بات سامنے آئی تھی، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ڈاٹسن گاڑی کا استعمال ہوا ہے۔ اور یہ متعدد ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ پہلے ایک خودکش حملہ آور خود کو دھماکے سے اڑاتا ہے، افراتفری پیدا کرتا ہے یا راستہ بناتا ہے، اور مزید اس کے ساتھی پیچھے آتے ہوئے کسی بھی ٹارگٹ یا عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ وہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ جانی نقصان جو ہے حملہ آوروں کے حملے سے یا خودکش دھماکے سے نہیں، بلکہ یعنی ان کو براہ راست بارود نہیں لگا، چرہ نہیں لگا، گولی نہیں لگی، بلکہ جو عمارت بیٹھ گئی تھی یا جو کمروں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں تو اس وجہ سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، اور اس وجہ سے زیادہ جو ہے زخمیوں کی تعداد سامنے آئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 حملہ آور جو تھے یہ باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کی وردی پہنے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنا حلیہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ پھر زیادہ سے زیادہ یہ نقصان پہنچا سکیں۔ اور اس میں ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر، کسی بھی کیمپ یا چوکی یا پولیس تھانے کے اندر یہ جب داخل ہوں تو وہاں پہ اہلکاروں کو یہ یرغمال بنا سکیں۔ لیکن چونکہ زیادہ تعداد تھی سیکیورٹی فورسز کی یہاں پہ، فائرنگ کا تبادلہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ موجود اہلکاروں نے ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا۔ کل رات تک یا آج صبح تک کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے، خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے، اتنا جانی نقصان ہوتا ہے، اور اس حملے کو ناکام بھی قرار دیا گیا کہ جی حملہ ناکام بنا دیا گیا، اگر خیبر پختونخوا پولیس کے مطلب جو ذمہ داران ہیں وہ اگر انفارمیشن چھپائیں گے، اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو سوشل میڈیا میں کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی ہے، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فوری طور پر اگر کہیں پہ حملہ ہوتا ہے تو رسپانس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہاں پہ موجود جو اہلکار ہیں کہ جن کی جان زیادہ سے زیادہ بچائی جا سکتی ہے، اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سارا ملبہ رات کی تاریکی کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، بہانہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی رات کی تاریکی ہے وہاں پہ آپریشن ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو راستے میں گھات لگائے جو ملیٹنٹس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ بنو میں 2 مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جب میریان پولیس اسٹیشن کو ریسنٹلی نشانہ بنایا گیا، تو امدادی سرگرمیوں کے لیے ایمبولینس گاڑیاں بھی جاتی ہیں، پولیس کی مزید نفری بھی جاتی ہے،
सिक्योरिटी फोर्सेस भी जाती हैं, तो इनका रास्ता रोकने के लिए जगह जगह गात लगाए जो मिलिटेंट्स हैं ये बैठे हुए थे, और इसी वजह से फिर ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल भी नहीं पहुंचाया जा सकता। ये इन इलाकों की सूरत हाल है, और जो हिकमत अमली मिलिटेंट्स या दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको काउंटर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए, यानी जहाँ पे हमला हो तो फौरी तौर पर फ़िज़ाई इमदाद फ़राहम की जा सकती है, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुंचा जा सकता है, क्योंकि डेर इस्माइल खान करीब है इस इलाके के, यानी 15-20 मिनट के अंदर अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई वहाँ पे हो सकती है। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बन्नू के बाद कहाँ पे ऑपरेशन का सिलसिला, बन्नू के हवाले से ये बताया गया है कि आज 8वां दिन है। जुज़वी तौर पर मोबाइल नेटवर्क, आम जो कॉल है आप कर सकते हैं, इंटरनेट की या जो डेटा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है मोबाइल के ज़रिए, वो सिलसिला बहाल पूरी तरह नहीं हुआ। कुछ नेटवर्क्स बहाल हुए हैं, लोगों ने सुख का सांस लिया है, और बन्नू की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बहाल होना शुरू हुई हैं। लेकिन जो इलाके हसास हैं, जानी खेल है, बका खेल है, मीरियान का इलाका है, बारकज़ई, खनी कले, वज़ीर सब डिवीज़न में कल बताया गया था कि वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, और पुलिस और DPO की क़यादत में हमें अच्छी बात है कि DPO जो है एक रक्स की वीडियो में हमें नज़र आए थे। बन्नू पुलिस के एहलकार रक्स कर रहे थे, उनको कांधों पे उठाया होता है, उनको उनके ऊपर नोट जो है वो निछावर किए जा रहे थे, लेकिन वो अब महाज पे नज़र आ रहे हैं, उन हसास जगहों पे नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे उनको नज़र आना चाहिए। ये अच्छी बात है। और ये बताया गया है कि मुतअद्दिद इलाके क्लियर किए जा चुके हैं। अब शुमाली वज़ीरिस्तान और इसी तरह टांक और लकी मरवत में भी इसी किस्म की कार्रवाई का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये बन्नू के मुज़ाफ़ाती इलाकों की क्लियरेंस के बाद ज़ाहिर है कि फिर लकी मरवत, जनूबी वज़ीरिस्तान की हदूद और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान की हदूद शुरू होती हैं। तो देखना यह है कि आगे क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसी तरह बंद कमरों का इल्ज़ाम लगाएगी, एक वज़ीर नहीं मानेगा, दूसरा वज़ीर मान जाएगा। अगर कार्रवाई हो रही है और अगर आपने इसके लिए फ़ंड्स भी रिलीज़ करने हैं, अगर आपने फिर मुतासरीन की मदद भी करनी है, अगर उनका तक राशन भी पहुंचाना है, तो फिर खामोश रहने में या इल्ज़ाम लगाने में क्या जो है आपकी हिकमत है, समझ नहीं आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर क्या रही है। अगर कोई मुतफ़िका पॉलिसी नहीं बन रही, यानी अगर आपके पास ऑपरेशन के अलावा कोई हल है, और फिर वो हल किस सूरत में है, बातचीत के ज़रिए है, मुज़ाकरात के ज़रिए है, तो वो किसके साथ है। लेकिन अगर आप ही की पुलिस, आप ही की CTD, आप ही की फोर्सेस और आप ही की इंतज़ामिया, आप ही का डिप्टी कमिश्नर इस सारे मामले में अनबोर्ड है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में नहीं लिया गया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। एक तरफ कहना कि जी ऑपरेशन नहीं हो रहा, दूसरी तरफ मानना कि जी वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो ये अजीब व गरीब किस्म का रवैया जो है ये जारी है। कोहाट में, कोहाट टनल के करीब जब आप पेशावर से कोहाट या दर्रा दमखेल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे कस्टम एहलकार खड़े होते हैं, वो ज़ाहिर है कि अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। इस महकमा कस्टम्स के एहलकारों पर फायरिंग हुई है, एक एहलकार इसमें शहीद हो गया है, 2 ज़ख्मी हुए हैं। ये ताज़ा तरीन कोहाट का, ये भी खैबर पख्तूनख्वा ही का वाक़या है। और ये जो टांग का वाक़या है, इसकी ज़िम्मेदारी कालादम TTP ने कबूल की है, और इसमें ज़ाहिर है कि एक ऐसा वाक़या है जो अफसोसनाक है। सूरत हाल पर हमारी और आपकी नज़र रहेगी, और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात करनी है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ख़िताब किया है। उन्होंने एक बार फिर अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए ज़िम्मेदार करार दिया है। इसी तरह नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान 20 के शुरुका से वज़ीर-ए-आज़म ने भी ख़िताब किया है। कल आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनका इंटरेक्शन था। पूरे मुल्क से मुख्तलिफ़ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जो ख़वातीन व हज़रात हैं, ये इस नेशनल वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनका इंटरेक्शन था, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज अफ़गान सरज़मीन के हवाले से बात की है। अगली वीडियो में इस मामले पर और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के मामले पर बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाजमी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।